qualified in at the age of 22. Okay, people qualify at the age of 21, and people qualified at the age of 28 or 29 as well. और there is no substitute for hard work. पढ़ना तो पड़ेगा. हेलो प्रीति जी, मैं आपका हमारे प्रोग्राम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। Same to you. जी प्रीति जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति है and I'm a chartered accountant by profession. I'm born and brought up in Calcutta and I'm presently working with one of the big fours. Apart from chartered accountancy, अभी हम LLB भी pursue कर रहे हैं. मतलब I'm just half lawyer right now. ओके, तो आप उसके साथ साथ LLB भी pursue कर रही हैं। जी। ओके। तो प्रीति जी, आपने सीए किया, तो आपकी मतलब ग्रेजुएशन कॉमर्स वगैरह थी या क्या किया था आपने? या मतलब ग्रेजुएशन तो हैंड इन हैंड सीए का सबको ही करते हैं। तो ग्रेजुएशन भी था और सीए सब साथ में किया था, राइट, लाइक 7 years पहले। लेकिन ओके। तो प्रीति जी, आपने सीए क्यों चुना? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है बहुत ही टायरिंग जर्नी है सीए की, काफी टाइम लगता है इसमें, और आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको ग्रुप्स अपीयर करने हैं, और आप लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ साइड बाय साइड करते जाते हैं। तो आपने सीए क्यों चुना? मोटिवेशन क्या था आपका सीए एज अ करियर चूज करने के पीछे? मोटिवेशन एज इन लाइक इट वाज टोल्ड माय ब्रदर ओनली कि लाइक यू आर स्ट्रांग इन मैथ्स और समथिंग, कि परस्यू कर सकते हो, यू हैव अ गुड, लाइक होता है ना कि फाइनेंशियल आप कर सकते हो। तो यू लाइक कि 11th में यू टेक कॉमर्स एंड परस्यू सीए। तो मेरे लिए ऐसा था कि अब अगर मैं 11th में कॉमर्स में स्विच कर रही हूँ, आई स्विच्ड इन कॉमर्स फ्रॉम साइंस। ओके, तो था कि नहीं सीए ही बनना है तो सीए ही करना है। मेरे लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं था कि नहीं कुछ और करना है, सीए तो करना है। तो आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे सीए के बारे में, क्योंकि इसकी जर्नी थोड़ी सी ज्यादा हार्ड वर्किंग वाली होती है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, तो सीए में बेसिकली अपना 3 लेवल्स होता है। फर्स्ट इज सीपीटी, जो अपने लाइक क्लास 12 के बाद ही अपने देते एग्जाम। फिर होता है आईपीसीसी, इट हैपेंस जस्ट 11 months आफ्टर द सीपीटी। ओके, एंड उसके बाद 3 years का गैप होता है जिसमें इंटेंस आर्टिकलशिप भी चलता है हम लोग का। लाइक सो यू हैव कॉलेज, देन यू हैव सीए, देन यू हैव ऑफिस एज वेल। ठीक है। तो उसमें अपने मतलब वो मेहनत भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक फाइनल एग्जाम आता है विच इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक ऑल द 3 levels आर वेरी डिफिकल्ट, बट फाइनल इज बियॉन्ड पार। तब आपका, क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हैं, साथ में साथ सीए फाइनल भी करना है। तो बेसिकली तो लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन हाँ जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, ठीक है। कि इस फील्ड में पर्टिकुलरली सीए के बारे में अगर मैं अभी पूछूं, तो आपको लगता है कि बीइंग अ वुमन आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो शायद मेल को ना करने पड़ते हो? मतलब कुछ वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। एटलीस्ट अपना ये जो सीए ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मुझे एज मतलब बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन मुझे नहीं दिखा था कि ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं ये वुमेन है तो इसको ये दिक्कत है। मुझे नहीं दिखा ये चीज कभी भी। मतलब मैं ये समझूं, which was very good, which was actually very relief, yeah, it is common for all, yeah। जी, प्रिपरेशन के दौरान भी कुछ वुमेन सेंट्रिक चैलेंज नहीं है, और फिर पर आपको लगता है आपने शायद सीए पूरा किया, उसके बाद आपने कंपनी ज्वाइन की होंगी, तो वहाँ आपको कुछ ऐसा लगा कि वुमेन सेंट्रिक कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, या आपके कुछ वुमेन कलीग्स को फेस करने पड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ आपको लगा? Not in my organization, but I have heard people doing that, and that was very very hurting to me to see that like women जिनको like they want to be a mother, like so मैंने सुना था ये, मुझे पता नहीं कितना सही है कितना गलत, बट मटर्निटी लीव्स के टाइम पे उनको बहुत टाइम ये लगता है। बट आई एम सिंगल, मतलब मैंने लेकिन सुना था कि उन्हें मतलब मटर्न जब व्हेन दे आर लाइक प्लानिंग टू लाइक कंसीव और समथिंग, उन लोग को बोला जाएगा कि यू लीव जॉब एंड देन आफ्टर like whenever you're ready to come back, you come back. So that was very bad, very hurting to like hear. He just they are getting penalized for being a mother.
दैट वाज वेरी बैड टू हियर, बट लाइक पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, बट सुनते तो बुरा लगता है कि दैट पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग and that person has given whole and soul to that job, and right now when she's planning to be a mother उसके साथ ऐसा हो रहा है. काफी So ये मुझे डिफिकल्ट बेसिकली दिखा, बट इट माइट नॉट बी ओनली रिलेटेड टू सीए, बट कहीं और भी हो सकता होता है होगा. बिल्कुल। जी कृति जी, आपने सीए जब प्रिपरेशन शुरू की तो ऑब्वियसली आपके लिए भी काफी टाइम रही होगी ये जर्नी, तो आपकी क्या प्रिपरेशन वेरी मच. स्ट्रैटेजीज थी? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और मतलब कैसे आपने तीनों लेवल्स को पार किया, अपनी इंटर्नशिप साथ साथ हैंडल की, कैसे किया? CPT was actually like a little cakewalk because वो मतलब अपना जो 12 में अपने पढ़े रहते हैं ऑलमोस्ट उतना ही वैसे ही कुछ आता है. ओके, देन IPCC it was totally like from CPT it was totally like a paradigm shift. तो उसमें बहुत लाइक ट्यूशंस के साथ कॉलेज करना था, तो फिर भी चलो वो हो गया एंड लाइक अच्छे मार्क्स के साथ ही हुआ. फिर जब आर्टिकलशिप आया, देन वी लाइक ऑल द सीए स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे वेक अप एट 5:30, पहले ट्यूशंस जाएंगे, फिर थोड़ा कॉलेज अटेंड करेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस से आके पढ़ने बैठेंगे. तो लाइक अराउंड 12-1 तो ऐसे बज जाता था, तो जस्ट ओनली 3 to 4 hours of sleep. So basically right now after qualifying also we all are like सिर्फ 3-4 घंटे का नींद से चल जाता है हम लोग का. आदत पड़ गई है आप लोगों को शायद। आदत पड़ गई है. आप या बताना चाहेंगे कि आपके जर्नी में कुछ मेंटोर्स क्या रहे, आपने कहाँ से कोचिंग की, कुछ ऐसे पर्टिकुलर अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, लाइक जैसे मैं कैलकाटा से हूँ, तो उस समय जो जैसे मतलब सीए ट्यूशंस के टीचर्स होते हैं, उन्हीं से बेसिकली किया. लाइक 8 सब्जेक्ट होते तो अपने पूरे 8 सब्जेक्ट्स का ट्यूशंस नहीं लेते थे, जस्ट 3-4 या 5 सब्जेक्ट्स के लेते थे, बाकी खुद से वो करते थे अपने. तो वो अपना कोचिंग चलता रहता था सुबह 6 से 9 या जो भी वो करके, तो वो भी पूरे हफ्ते के 7 दिन, इट्स नॉट कि एक दिन गैप हो. और संडे और क्योंकि वो ऑफिस नहीं रहता था तो और 3-4 ट्यूशन, तो वैसा ही रहता था. तो बेसिकली जो उस समय के जो अच्छे कोचिंग टीचर्स थे, अभी अब बहुत चेंज, अब नेम्स भी सुनने में अलग आते हैं कि ये अच्छे टीचर है वो अच्छे टीचर है. ओके। तो ऐसे. कृति जी, जैसे कि आपने बताया आप कैलकाटा से हैं और मैंने सुना है, देखा है, सिर्फ सीए में नहीं काफी एग्जाम्स में लोग दिल्ली की तरफ ज्यादा भागते हैं कि वहाँ कोचिंग करेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ शिफ्ट होंगे। तो आपको लगा है आपने आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से, कैलकाटा से की या दिल्ली से? कलकत्ता से मतलब टीचर्स दिल्ली के होते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस उनका अवेलेबल मतलब रहता था. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो भी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, मतलब सिर्फ नहीं, आप ऑनलाइन कोचिंग्स लेके भी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। एकदम एकदम एकदम. और टीचर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, मतलब दिल्ली के से भी जो मतलब ज्वाइन करते हैं, तो दे आर वेरी हेल्पफुल. वो आपको फोन पे या मेल पे अवेलेबल रहते हैं, बट वो ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको ऐसा दिक्कत आता नहीं है जनरली. मुझे कभी भी नहीं है. ठीक है, दीदी जी कुछ या टिप्स, ऐसे कुछ ट्रिक्स आप जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, आपको देख रहे हैं, अपने फाइनल में बैठे हैं या आईपीसीसी में बैठे हैं या सीपीटी में बैठेंगे, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के बाद सब अपने अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, तो उन लोगों को करेक्ट आप कुछ कहना करेक्ट चाहेंगे? करेक्ट. ट्रिक्स तो एज ए कुछ नहीं है. लाइक आई हैव ऑलवेज बिलीव लाइक देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. पढ़ना तो पड़ेगा कोई उपाय नहीं है उसका. लाइक यू हैव टू स्टडी. एंड हाँ, लाइक हाँ, लेकिन ये हम बोल सकते हैं, इफ यू हैव पुट दैट हार्ड वर्क ना, वो कहीं नहीं जाता. इट विल डेफिनेटली शो अप. मतलब अगर सपोज इस बार नहीं भी होता है, तो देर इज अ बिट ऑफ लक इन्वॉल्व. आई वोंट से इट इज नॉट, बट अगर वो नहीं भी होता ना, तो आप नेक्स्ट टाइम करो, वो होगा ही होगा. आपका हार्ड वर्क कभी नहीं जाता. आई टोटली बिलीव एक सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप हार्ड वर्क इफ यू हैव पुट इन, वो कहीं नहीं जाता. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फ्यूचर. So I have seen people like I qualified in at the age of 22. Okay, people qualify at the age of 21, and people qualified at the age of 28 or 29 as well. और उसके बाद भी करते हैं, तो कोई उसका ये नहीं है कि आपने लेट किया या आपने जल्दी कर लिया. उसका कोई उससे कोई मतलब नहीं है. आप अगर हार्ड वर्क देते हैं और आप सक्सेस जरूर होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. देखिए सीए क्वालिफाई होने के बाद जैसे आपको पता लग जाता है ये आपका फाइनल का रिजल्ट है, आप दोनों ग्रुप्स क्वालिफाइड हैं,
और आप सीए हैं, तो उसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए आगे? मतलब आप कंपनीज आप पे अप्रोच करते हैं, आप कंपनीज पे अप्रोच करते हैं, क्या प्लेसमेंट ड्राइव रहती है, कैसे होता है? हम्म वो बेसिकली स्टूडेंट्स इवन बिफोर क्वालिफाइंग थोड़ा सोच के रखते हैं कि आफ्टर क्वालिफाइंग मुझे प्रैक्टिस में जाना है, जी। या मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करना है, या कोई फर्म ज्वाइन करना है, बिग फोर में जाना है, या कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रैटेजाइज करके रखते हैं कि अगर ऐसा किया तो उसके बाद मुझे जाना का है, मुझे अपना एक फर्म खोलना है, वैसे करके। तो आपको उसके बाद अकॉर्डिंगली द स्टूडेंट स्टार्ट मूविंग लाइक दैट कि अच्छा हम क्वालिफाई करके अब मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, या अपना फर्म के लिए सोचना है, या अभी थोड़े देर के लिए जॉब करना है, देन आई थिंक ऑफ ओपनिंग माई फर्म। ओके। प्रीति जी, और कुछ अगर आप सीए के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहें जो हम नहीं जानते हैं, या एस्पिरेंट्स नहीं जानते हैं, कुछ प्रिपरेशन के दौरान की बातें या कुछ भी? हाँ, लाइक सीए का आई वोंट से कि लाइक बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड परसिवरेंस है और हार्ड वर्क है तो यू विल गेट थ्रू, नो इश्यूज। वो है। और हाँ, मेहनत बहुत करना पड़ता है, लाइक कि नींद पूरा नहीं होगा, 8 घंटा अगर आप सोते हैं तो वो नींद को कर्टेल करना ही पड़ेगा। तो और बेसिकली आपको काफी चीज एक साथ जगल करना पड़ता है, आपका ऑफिस रहता है, आपका कॉलेज रहता है, आपका ट्यूशन रहता है, और फिर खुद से भी पढ़ना रहता है। जी। तो बेसिकली वो 24 घंटे भी सब चीज आपको जगल करना पड़ता है। ओके। तो जैसे मेरा एक और सवाल है हम्म इसी से जुड़ा हुआ कि जो सीए के एस्पिरेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप लोग जब हम्म ग्रेजुएशन और सीए साथ में करते हैं, तो आप लोग रेगुलर कॉलेज या डेली कॉलेज जाना या कॉलेज की चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि आपका बेसिक फोकस सीए रहता है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा करेक्ट। ड्रॉबैक सीए के स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी इनहेंसमेंट में मिलता है जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, या उनको मिलता है और आपको वहाँ पे थोड़ा सा कोई ड्रॉबैक रहता है? एक्चुअली नहीं, मतलब क्योंकि जो सीए करते हैं वो एक्चुअली बीकॉम ही बेसिकली ज्यादा परस्यू करते हैं, तो अपना जी। सीए और बीकॉम का सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम हो जाता है, तो जी। स्टडी वाइज तो दे डोंट लैग, इनफैक्ट दे स्कोर प्रिटी गुड। like even I used to not separately study for अपना कॉलेज का पढ़ाई, but then I was studying, जो सीए भी कर रहे थे वो कॉलेज में था, कुछ एक दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से जो कॉलेज के थे वो मैनेज हो जाते थे, उसमें कोई इशू नहीं होता था। वो मतलब जैसे जैसे नोट्स या समथिंग है हम लोग फॉलो करते थे और फिर वो हो जाते थे। और कॉलेज तो हाँ, कॉलेज का भी अपना रूल्स होता है कि आपको जाना पड़ता है, तो वो भी मैनेज करना पड़ता था ओके। कि और कॉलेज भी जाना है, ऑफिस भी जाना है। ओके। मॉर्निंग कॉलेजेस बेसिकली अपने लेते थे, करेक्ट। हाँ। पीछे मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ मतलब पर्सनालिटी में आपको लगता है ऐसा कुछ डिफरेंस आता है, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज अटेंड करते हैं या दूसरे फील्ड के, या जो सिर्फ बीकॉम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं, लोगों से रोज इंटरेक्ट करना, या वो थोड़ा सा चिल भी कर लेना और पढ़ाई भी कर लेना, और आप लोग को बेसिकली हम्म पर्टिकुलरली पढ़ाई पे फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो आपको लगता है कि उस पर्सनालिटी एनहेंसमेंट वाइज कुछ चेंज, कुछ डिफरेंस होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और जो सीए के स्टूडेंट करें? कुछ आपको लगता है कि ऐसा ड्रॉबैक आपको लगे कि यार काश मैंने भी रेगुलर कॉलेज किया होता या साथ साथ होता, कुछ ऐसा कुछ लगता है? टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अपने जैसे एज अ सीए स्टूडेंट भी जी। we interact with a lot of students, we interact with lot of teachers as well, plus at the same time when we are doing articleship तो ऑफिस में we have that client management as well, तो अपने क्लाइंट से भी बात करते हैं, अपने अदर स्टूडेंट से भी बात करते हैं। तो काइंड ऑफ उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो जाता है, बिकॉज यू आर, इवन दो यू आर नॉट अर्निंग दैट मच एंड ऑल, बट यू आर ओपन टू द फील्ड, मतलब you are talking to a like a 55-year-old client, you are talking to a like 17-year-old student, so वो हिसाब से you are open to the field, आप पूरा रियल वर्ल्ड में चले जाते हो वो उसी साल में पूरा, एट दी एज ऑफ 20 यू गो टू द रियल वर्ल्ड। आपको ऑफिस भी हैंडल करना होता है, आपको असाइनमेंट्स भी देखने होते हैं, आपके ऊपर भी डेडलाइंस होते हैं, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। मतलब एज एन आर्टिकलशिप, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय आर्टिकलशिप इवन आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये डेडलाइन पे इतना चीज काम होना चाहिए, इतना रिटर्न्स लगना चाहिए, इतना आरओसी फाइलिंग्स होना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब काफी डेडिकेशन और काफी पेशेंस की जरूरत है
मैं समझ पा रही हूँ। एग्जैक्टली। प्रीति जी, आप कुछ फाइनेंशियल टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप सीए हैं, तो कुछ फाइनेंशियल टिप्स देना चाहेंगे वुमेन को, वर्किंग वुमेन्स को, या इन जनरल भी आप कुछ भी अगर फाइनेंशियल टिप देना चाहें, क्योंकि आप फाइनेंस के फील्ड से बिलोंग कर रही हैं, तो आप अगर कुछ बताना चाहें। लाइक मैंने अपना फाइनेंशियल ऐसे मैनेज किया है कि लाइक जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट एज वेल, यू नीड टू हैव समथिंग फॉर द प्रेजेंट, कि सब कुछ सेव नहीं करना है। आई डोंट डू दैट कि हम सब कुछ जो हम अर्न करें वो सेव करें। आई वांट टू लिव इन द प्रेजेंट, प्लस डेफिनेटली आई वांट टू सेव समथिंग फॉर माय फ्यूचर एज वेल। सो मैंने अपने सैलरी के पोर्शंस वैसे ही रखे हैं कि अभी इतना रखना है, अगर कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए है, फिर इतना चंक मैंने रखा है कि हाँ ये फ्यूचर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में यूज करने के लिए। बेसिकली वी लाइक financial people, most of the financial people do that, like they save for their like long term short term goals. Like in the near future, if you're planning to one in a 1 year you are planning to have a car or to home, so you're basically saving for that. And for like retirement you're saving some amount of your money for that. But yes, financial independence is required, but at the same time you need to have something for your present as well. अपने मतलब स्पेंडिंग इज पूरा इक्वली सेव करते इम्पोर्टेंट जाएं, वी सेविंग। डोंट लिव इन द प्रेजेंट, दैट इज नॉट। यस, डेफिनेटली आई टोटली बिलीव इन दैट। आपने सुना होगा जैसे इस बार का हमारा वुमेन्स डे का थीम है ब्रेकिंग द बायस, तो आप अगर उसके बारे में कुछ कहना चाहें। प्रीति जी, आपने सुना होगा कि इस बार का जो हमारा वुमेन्स डे का थीम है दैट इज ब्रेकिंग द बायस, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो बिल्कुल। I have a very good example relating to that only. Like I am 30, okay, and I haven't married yet, okay. So जो standard है ना कि women should marry at the age of 22, 23, 24, वो जो standard age है, तो आई टोटली डोंट बिलीव इन दैट। जो भी ये बायसनेस है कि किसी का टाइमलाइन होता है एक लड़की का कि इस साल में पढ़ाई हो जाना चाहिए, इस साल में शादी हो जाना चाहिए, इस साल में बच्चे हो जाने चाहिए, वो आई टोटली डोंट बिलीव। ठीक है, जो जैसा काम कर रहा है उसका खुद का टाइमलाइन होता है, और वो अपने हिसाब से वो दैट पर्सन दैट वुमन कैन लिव। Basically whenever they say like whenever someone come like when will you get married, कब शादी कर रहे हो and all, तब तो बहुत लेट हो गया है ये वो। हम बोले अगर हम वो टाइमलाइन से चलते तब तो फिर मेरा शादी होगा ही नहीं। like I have one example for that, like I learned cycling at the age of 23, okay, just 6-7 years back. So basically kids learn at 3 साल की उम्र में सीखते हैं, तो हम बोलते तब तो मुझे साइकिल सीखना ही नहीं चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। सो आप अपने टाइमलाइन से चलिए, बायसनेस जिसके दिमाग में है वो रहेगा या धीरे धीरे जाएगा, बट यू नीड टू स्टार्ट लिविंग लाइक योरसेल्फ, सिंपल। बिल्कुल लर्न कर, जैसे कि आपने बोला आपने साइकिलिंग 23 में सीखी। बहुत लोग बहुत ही ओल्ड एज में बहुत नई चीजें ट्राई करते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग या कुछ भी नया, तो ऑब्वियसली लर्निंग की कोई एज नहीं है। किसने बहुत सीखा है कि कुछ भी सीखने की कोई एज नहीं होती, तो आप एज कभी नहीं भी कर होती, सकते हैं। करेक्ट। सीखने की कुछ भी अगर किसी भी चीज की टाइमलाइन नहीं होती, आप बहुत जल्दी हो, आप बहुत लेट हो, दैट पर्सन इज लिविंग हिज लाइफ, लिविंग हर लाइफ इन हर टाइमलाइन। तो आपको क्वेश्चन करने का, उसको सोसाइटी का स्टैंडर्ड्स में सेट करने का, जनरलाइज करने का किसी को कोई हक नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। प्रीति जी, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे शो पे आने के लिए, हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए, और सबको अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की एक बार फिर से बधाई देती हूँ। आपको भी एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ लाइक ऑल एवरीवन, नॉट ओनली वुमेन बट एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मिस प्रीति, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे कितना पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत है, कितना हार्डवर्क की ज़रूरत है इस जर्नी में। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को एक बार ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि उनकी जर्नी आप सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी और आप भी इस पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। If you like our videos,
Please do like, comment, share and subscribe, and do not forget to hit the bell icon so that you get notifications when our videos are uploaded. Thank you.